हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चैनपुर प्रखंड के हाटा नगर पंचायत में है, जहां पे मैं दिखाने जा रहा हूं कि हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर सुबोध कुमार मेहता जी मौजूद हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो इतने पिछड़े क्षेत्र में आप इतना बड़ा कार्यक्रम करके लोगों को मोटिवेशन करने का काम किया, तो सर ये पहले दिमाग में कहां से आया कि चल के कम से कम इतने पिछड़े क्षेत्र में अपने युवा साथी को एक मोटिवेशन दिया जाए? देखिए, गांधी जी कहते थे कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है, समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, इस पिछड़े हुए लोगों को आगे करने का जो तत्परता होती है, यही मानवता का पहला मूलधन है। उसी मूलधन को मैं निभाते हुए राजेश जी जो यहाँ पर के ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने मुझे कहा, तो मैं इस प्रकृति की गोद में बैठा हुआ कैमूर जो है, जो कटनी से लेकर आपको रामगढ़ पहाड़ी जो है वहाँ तक जाता है, इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, और ख़ासकर जो मगध का जो सम्राट अशोक के जो चक्र हैं, जो भारत के प्रतीक हैं, और उस समय का जो एजुकेशन सिस्टम जो था सबके लिए, बिना जाति भेद भाव को नकारते हुए सबके लिए उन्होंने एजुकेशन दिया था। इसीलिए तो जिन पत्थरों पे उन्होंने जो है अंकित किया हुआ जो शब्द हैं, वो शब्द आपको खंडार से लेकर अफगानिस्तान से लेकर पटना तक है। इसका मतलब है कि उस समय की जनता जो है पढ़ी लिखी थी, और लेकिन जब से मनुस्मृति आया, मनुस्मृति ने सबके लिए एजुकेशन नहीं, कुछ वर्गों के लिए ये एजुकेशन वर्गीकरण किया, जिसके कारण से आज जो जिस तार्किक व्यवस्था में हमें होना चाहिए था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिए था, आज भी कहीं ना कहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है सर, थोड़ा देर जानना चाहेंगे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो शिक्षा है जहाँ पर आप जो है सामाजिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, और जो है इनोवेशन के तौर पे आप जो ग्रहण करते हैं शिक्षा डे टू डे लाइफ में, इसको कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसके लिए जो पहला अहम जो आवश्यकता है, जो अशोक कहा करते थे कि भाई बिना जाति धर्म देखे हुए सबको शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि शिक्षा में रुकावट हो। लेकिन आज कल के जो राज्य में जो सरकारें चल रही है, ये सरकार कहीं ना कहीं जो पिछड़ा है उसको और पिछड़ा करने के लिए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, और बिहार सरकार अपने माध्यम से शिक्षा पे निवेश नहीं कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में खर्च नहीं कर रही है, जनता को त्रहिमाम करने के लिए छोड़ रखी है कि जनता अपने आप से लोन लेकर या फिर अपनी ज़मीन बेचकर कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाए। और यहाँ के स्कूल कॉलेजेस का तो भयावह स्थिति है। आप जानते हैं 5 लाख लगभग शिक्षक की कमी है इस स्कूलों में। स्कूल में बाउंड्री नहीं है, लैब नहीं है, कंप्यूटर सेंटर नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लैब नहीं है, और जो है लाइब्रेरी नहीं है, बाउंड्री तक नहीं है इन स्कूलों में, शौचालय नहीं है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे सबसे युवा प्रदेश अगर कोई है भारत में तो बिहार है। इस युवा प्रदेश में बच्चे त्रहिमाम कर रहे हैं। शिक्षा को सबसे पहले अहम जो है अपना योगदान बिहार सरकार दे, नहीं तो जनता तो अपना कर्ज लेकर योगदान करिए। जो सर शिक्षा का आजकल प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो प्राइवेट संस्था ले रही है शिक्षा को, इस पर क्या फोकस है? देखिए, लगातार मैं कह रहा हूँ कि वाजपेयी जी के समय भी अंबानी बिरला रिपोर्ट आने वाला था, इसको जो है विरोध हुआ, नहीं हुआ। लेकिन कोरोना काल में 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से यूजीसी और बाकी जो ऑटोनोमस संस्थाएं हैं वो डिफंग हो गए, और अब सरकार प्रेरित कर रही है लोन लेने के लिए। यहाँ तक दिल्ली यूनिवर्सिटी भी 1000 करोड़ का लोन ले लिया, जेएनयू भी 800 करोड़ का लोन ले लिया। बच्चे भी लोन लेकर पढ़ रहे हैं, बच्चों का फीस बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि शिक्षा से सरकार कोसों दूर भाग रही है। शिक्षा लेने के लिए सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को आगे भेज दे रही है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आए, उनका भी अपना रोल है, हम उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो रेगुलेटरी सिस्टम होनी चाहिए कि आप जो है सर्टन लेवल के बाद आप फीस चार्ज नहीं करेंगे। हॉस्टल का फीस इतनी बढ़ी हुई है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पे गरीब के पॉकेट से पैसा निकाला जाए। सबका यह सामूहिक दायित्व तो बनता है कि जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, अपने समाज के पिछड़े वर्ग के जो बच्चे छूटे हुए हैं, उन तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे पहुंचेगी, यह सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों है। अपने स्तर से सरकार इस ओर पहल कर रही है, लेकिन हम समझते हैं कि सिर्फ सरकार के खुद पे सारे काम संभव नहीं है। आज उसी विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आयोजक साथियों ने इच्छा व्यक्त किया कि बाहर से व्याख्यान के लिए प्रोफेसर को आमंत्रित किया जाए। उसी क्रम में आपके बीच प्रोफेसर सुबोध मेहता जी हैं। श्री सुबोध मेहता जी प्रोफेसर नहीं हैं,
इनकी धर्मपत्नी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। मूलतः ये सम्राट अशोक की भर्ती पटना से आते हैं, दिल्ली में बस गए हैं, लेकिन पटना से इनका जुड़ाव खत्म नहीं हुआ है। पटना में इनका पूरा परिवार, हम समझते हैं कि महीना में 1-2 बार पटना आ जाना, और सिर्फ पटना नहीं आ जाना, बिहार के विभिन्न जिलों में जहाँ इस तरह के आयोजन होते लोग करते हैं और सुबोध जी को जो लोग बुलाते हैं, तो सुबोध जी वहाँ तक अपना समय निकालते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, इसी 2 घंटा 3 घंटा के हाटा के कार्यक्रम के लिए दिल्ली से चलकर पटना आए और पटना से चलकर रात में कैमूर में ठहरे, ताकि आपके कार्यक्रम में समय से आ जाए। हो सकता है कि पटना से चलने में 1-2 घंटा विलम्ब होता, तो आपको इंतजार करना पड़ता। यहाँ जुटे हुए सारे साथी महत्वपूर्ण हैं, चाहे उनकी उम्र जो भी है, सारे महत्वपूर्ण साथी हैं। आवश्यकता है दृढ़ संकल्प लेने की। जिस दिशा में आप कदम बढ़ाते हैं, जिस क्षेत्र में आप कदम बढ़ाते हैं, अपना इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए। मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे बहुत कुछ किया जा सकता है। एक व्यक्ति संकल्प लिया, पंडित मदन मोहन मालवीय, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपके सामने, उतनी बड़ी इमारत, उतना बड़ा संस्थान आपको दिख रहा है। ये सब इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। हम कितने लोग यहाँ बैठे हैं जरूरी ये नहीं है, हम कितने लोग आज के बैठक से ये संकल्प लेते हैं कि हम इस गरबा को, इस बात को अपने गांव तक, अपने मोहल्ले तक, उन सुदूर इलाके तक जहां अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं पहुंची है, या वहां के गरीब गुरबा हमारे समाज के लोग आज भी शिक्षा से वंचित हैं, उनको कैसे हम धारा में जोड़े, इसका पहल हमको आपको सबको मिलकर करने की आवश्यकता है। हम आपके इलाके में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं। सरकारी प्राथमिक मध्य विद्यालय के अलावा ग्राम से गठन हुआ है, जिसमें दल पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। पिछड़े वर्ग के लोग के साथ सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, या नौकरी में कहीं भी परेशानी होती है, उनकी हटमारी होती है, ओबीसी के कोटा के सवाल पर, या उनके स्थान पर सामान्य वर्ग के बच्चों की बहाली जब होती है, ऐसे स्थिति में न्याय के लिए लोग जाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो वर्षों लग जाते हैं न्याय पाने में। हम समझते हैं उसी परिस्थिति को भांप कर इस तरह के संवैधानिक संस्थाओं का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग में आपके बड़े भाई प्रोफेसर बैठे हुए हैं, वैसे छात्रों को मदद करने के लिए।